देखो जी क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इन्होंने ना, 7 क्वेश्चन नंबर 7 तो कह रहा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ AP is 0, ऐसा दे रखा है। प्रूव करना है, प्रूव दैट 29th term is double the 19th term, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो कितना आसान है ये। 9th टर्म आपको दे रखी है 0, मतलब a प्लस 8d आपको दे रखा है 0, a की वैल्यू आ गई -8d फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको प्रूव करना है 29th टर्म, 29th टर्म निकाल लो पहले तो a प्लस 28d, यहाँ लिख लो टू प्रूव लिख लो a29 इज डबल a19, ये सब प्रूव करना है आपको, ट्वाइस ऑफ a19। अब a29 आ गया आपके पास, a की वैल्यू डालो इसमें -8d, कितना आ गया +20, कितना आ गया जी 20d। फिर a19 निकाल लो, a19 क्या है a प्लस 18d, a की जगह फिर -8d डाल दो प्लस 18d, ये कितना आ गया 10d। ये दुगना है कि नहीं है इससे आप इम्प्लाई कर सकते हो a29 इज ट्वाइस, यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे 2 इंटू 10d, अरे 10d की जगह क्या डाल सकते हो 19, a19 हो गया। इसमें क्या सबसे आसान सुन लो भाई ध्यान से। अच्छा मेरी बुक वाला जो मैंने भेजी थी उसका पूछ रहा है ना, अच्छा कोई नहीं मैं करवा दूंगा। तो कहता है 26 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 0 3 एंड -1/5। 26 का इसमें ये सबसे आसान है 26 टर्म, और कौन सा मत बोला 11th टर्म, और क्या बताया फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखा है क्या 0 3 -1/5, 0 3 -1/5 ये लास्ट टर्म मतलब an, लास्ट टर्म मींस an, क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट क्या होगी कौन से नंबर पे आएगी, तो n है an को, इसको दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस 25d 0, a प्लस 10d 3, दोनों को सॉल्व कर ले बेटा, तो ये हो गया आपके पास 15d, ये आ गया -3, तो d आ गया -1/5, इसमें डाल दे छोटी वाली में, इसमें डाल देते, ये आ जाएगा 25 इंटू -25 इंटू -1/5, ये -5 प्लस ये 5 आ गया, a इज 5। अब यहाँ आ जा a प्लस n -1 इंटू d कितना है -1/5, a कितना है आपका 5 आया, n -1 d कितना आया जी -1/5 आया, ब्रैकेट में रखो इसको -1/5, इससे मत काट लेना इसको उधर ले जाओ, ये हो गया जी आपका -n-1 और ये नीचे 5 है, और ये उधर चला गया -1/5 -5, तो हो गया -26/5, समझ रहे हो, 5 से 5 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, n आ गया 27। आपको क्या निकालना था n निकालना था, बस ये हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो दोनों निकल गए। और बोल बेटा बस 18 में जो मेरे को पहले क्वेश्चन मेरी वाली बुक में अलग है ना, मैं वो नहीं भूल जाता, इस बुक को ले लो पहले, देखो कंफ्यूजन होती है, अब बदल रही है नए क्वेश्चन आ गए। कौन सा 16, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। अब मैं ये क्वेश्चन आज सारे करा रहा हूँ, कई क्वेश्चन है ये आगे भी है बहुत सारे, आगे 29 30 ये क्वेश्चन ऐसे ही है। तो अब इसने बोला है आपको, बेटा बोलो मत बिल्कुल भी ध्यान से सुनो मैं क्या करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था ये भी अभी करा दूंगा। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। ध्यान से समझना, 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर 2 डिजिट का सोचो जो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 से 9, 3 4 12, तो 12 है। अगला कितना होगा 15,
और लास्ट होगा 99। भाई 2 डिजिट का ही चाहिए ना, 2 डिजिट के नंबर सबसे पहला 12 और सबसे लास्ट 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता है वो 99। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, निकालना नहीं आता। नेगेटिव टर्म नहीं लेंगे इसमें। 2 डिजिट के नंबर को नेगेटिव क्यों लेगा भाई? वो भी 3 से डिवाइड। तो 2 नेगेटिव बोला है इसने, कुछ नहीं बोला तो दोनों ही ये थोड़ी बात है कि दोनों ही लेने चाहिए। तो कहाँ से शुरू करेगा नेगेटिव लेगा तो? माइनस माइनस 99 माइनस 99 उसके अब उल्टा लिखेंगे तो माइनस। मतलब उसको सीरीज को उल्टा चलाएगा। एपी भी तो बननी चाहिए, 2 ही भी बनेगी हैं? फिर 2 ही भी। एक ही कर दे भाई, एक कर दे, ज्यादा दिमाग मत चला, जो करवा रहा हूँ कर ले। ठीक है, तो इसमें डाल दो बस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 99, a हो गया 12, n माइनस 1 इंटू डी था, d कितना है 3, तो ये इधर लाया पहले तो कितना हो गया 87 बाई 3, ये n माइनस 1 ये हो गया 3 6 3 27, n हो गया 30, 30 टर्म्स हो गए। ठीक है, बस वो नहीं लेंगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स अगर तुम लेगा तो उसमें अंतर ये होगा कि एक तो नंबर ऑफ टर्म तो फिर भी 30 रहेंगी, तो टोटल 60 हो जाएगी। एपी नहीं बनी ना, एक सिंगल एपी चाहिए ना तुझे, 2 एपी क्यों बना रहा है भाई, और दोनों क्यों जोड़ रहा है भाई? एक ही एपी बनेगी, चाहे तो नेगेटिव बना ले चाहे तो पॉजिटिव बना ले, एपी एक ही बननी है। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमेशा तेरी पॉजिटिव ही आएगी, 30 ही आनी है, चाहे प्लस ले ले चाहे माइनस ले ले। अब अगर तू यहाँ लिख रहा है 12, तो अब इसको माइनस 12 से कैसे शुरू कर सकता है? एपी तो एक सीरीज है ना, डी कॉमन होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, समझ रहा है? अगर तू ये भी लेगा ना तो भी n 30 आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला, बस इसको उल्टा लिखना पड़ेगा पर तेरे को, माइनस 99 से माइनस 12 नहीं लिख तो सीधा भी सकता है। नेगेटिव और बोलो जी बोलो। और अच्छा इसके बाद इसने क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 29 करा रहा हूँ इसका। ये सबको समझ में आ गया ना ये तो? अब इसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी multiples of 4 lie between 10 and 250। 10 से और 250 के बीच में, बिटवीन, ये ध्यान रखना बिटवीन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बिटवीन अगर लिखा हुआ आता है तो आपको ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। अगर बिटवीन नहीं आता फ्रॉम दिस टू दिस तो इंक्लूड करने हैं, है ना? ध्यान रखना इस बात को, गलती कर जाते हैं। अब इसमें 10 के बाद पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? 12। फिर अगला कौन सा होगा? 16। और लास्ट कौन सा होगा? 248। अब इसको करने के लिए क्या करो? 250 को 4 से डिवाइड करो, तो आपके पास ये आएगा 24, 4 टू 8, 2 रिमाइंडर बच गया। इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा आ रहा है उस नंबर में से माइनस कर दो उसको। बात समझ में आ गई? तो आपका लास्ट नंबर हो गया कि 248, 250 में से 2 माइनस कर दो। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी करा आपने। लास्ट मतलब nth टर्म आपको दे रखी है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखी है 248, a दे रखी है 12, n माइनस 1, d कितनी दे रखी है 4। अब इसको माइनस कराओगे तो 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, इससे काट दो, 4 पंजे 20 और 4 9 36, n आ गया 60। तो 60 नंबर होंगे यहाँ से यहाँ के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, 4 के मल्टीपल्स। समझ में आ गई बात? तो अब ऐसे ही है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला सोचो, पहले 105
उसके लिए चलो तेरे को याद था 15 के टेबल में आता है। उसके लिए क्या करोगे, जिस बच्चे को ये समझ में ना आए पहले मैं कैसे निकालूं, तो तुम 2 डिजिट का नंबर निकाल लो जो 7 से डिवाइड होता है। 98 होगा वैसे, ठीक है। 2 डिजिट का लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, लास्ट 2 डिजिट का लास्ट नंबर, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ नहीं इससे पहले वाले में 2 डिजिट का लास्ट नंबर निकालो जो 7 से डिवाइड होता हो। तो उसके लिए क्या करूँ, बहुत आसान है, क्या करो 99 लिख लो। 2 डिजिट का कौन सा नंबर होता है लास्ट, 99, उसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 7 1 7, 7 4 20, एक बच गया, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया 98। ये 2 डिजिट का लास्ट नंबर आ गया जो 7 से डिवाइड होगा। कितनी बार समझ में आ रही सबको। इसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो अगला नंबर आ जाएगा, वो 3 डिजिट में आ जाएगा। तो इसमें 7 और जोड़ दिए मैंने, तो क्या बन गया 105। तो ये मेरा 105 पहला 3 डिजिट का नंबर हो गया जो 7 से डिवाइड होता है। उससे अगला तुम आराम से निकाल सकते हो। लास्ट निकालने के लिए फिर क्या करो, लास्ट कौन सा है 999, इसको 7 से फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। पाँच बच गए, इसको माइनस कर दो, तो कितना आ गया इसमें से 99। कितना आसान तरीका, कुछ सोचना ही नहीं दिमाग में, कुछ जोर डालना ही नहीं, बस ऐसे करना है आपने। अब इसको सबको आपको वो बताना है कितने टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फिर फॉर्मूला यही, फॉर्मूले में एन की जगह 99 और ये फर्स्ट टर्म एन निकालना ही है। डी आपका किससे आया था हमारा, ये जैसे 7 वाला, इसको इधर ले जाओ नीचे इसके 105, तो कितना हो जाएगा 9 8 और 8 में से 9 में से क्या 8 8 9 हो गया। इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 14, तो 127 आ गया। इसमें प्लस 1 कर लो, एन कितना आ गया जी 120। तो 128 नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ सीख लिया आपने। अब इन नंबर्स का सम कैसे करूँ, कोई भी एपी होती है तो उसका सम करना है मुझे। अब ये नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अगर एपी में नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही दे, अब ये एपी बन रही है ये, तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का सम कितना होगा, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला नया, क्या फॉर्मूला, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये कौन सा फॉर्मूला है, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। n टर्म्स मतलब कितनी भी हो सकती है ना। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, तो पहला काम तो मुझे ये पता होना चाहिए n कितना है, n डालना है ना, यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, तो मुझे पता ही नहीं है n, तो पहला काम तो यही करूँगा जो यहाँ करा मैंने। तो n निकाल लिया मेरा 60, तो यहाँ डाल दो जरा। अब मुझे 60 टर्म्स होगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो n की जगह क्या रखूँगा मैं 60, तो 60/2 2a ये प्लस 60 - 1 इंटू d कितना था ये 4 था, इसे कट करो 30 आ गया 30, और ये कितना होगा 24 और प्लस 59 × 4, तो ये 240 - 4 236 हो गया। इसको दोनों को ऐड करोगे 60 हो गया, 260 है ना, और ये हो गया 26 से 108, ये कितना आ गया। समझ में आई बात, इसको गलत कर दिया, नहीं सर 78 आएगा, वही ठीक है, समझ में आ गया है जी। जिन टर्म्स को तुम एपी मान रहे हो कि भाई एपी है, जितनी भी टर्म्स हैं उनका सबका सम निकालो। तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। एन तो है नहीं तुम्हारे पास, तो जब एन नहीं है तो फिर पहले एन निकालो फिर डालो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से पहले। अब ऐसा भी होता है कई बार, जैसे अभी लास्ट टर्म दे ही रखी है तुम्हें, है ना, लास्ट टर्म दे रखी है, तो एन तो तुम्हें फिर भी निकालना ही पड़ेगा। एन तो यू हैव टू फाइंड आउट, ये स्टेप तो आपको रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं छोटा कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ उसको भी देख लो। ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इसी का, n/2, ये 2a है, इसको ऐसे लिख लो a + n - 1 × d, और ये किसका फॉर्मूला है,
लास्ट टर्म का या ए एन का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या n/2 a + l भी लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मूला ये भी बन सकता है एक नया। मैंने मना कब करा है, मैं तो कह रहा हूँ सो गया क्या बीच में। तो n तो आपको निकालना ही है, ये तो आपको जरूरी है निकालना, लेकिन अब ये क्वेश्चन छोटा हो गया ना, इतनी कैलकुलेशन करने की जगह आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 60/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये 30 हो गया और 30 और अंदर 260। हाँ क्यों नहीं कर सकता, क्यों वो चीज़ सिखाऊंगा क्यों एग्जाम में नहीं कर सकता, जो सिखा रहा हूँ तो सब करा है एग्जाम में। अगर कट जाए नंबर तो मुझे बताइए। सर तो एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है एनसीईआरटी, दे रखा होगा तो होगा ही नेचुरल सी बात। नहीं भी है मैं कह रहा हूँ, तुम फिर भी जो मैं करा रहा हूँ तुम कराओ। सर ये हम टीचर से नहीं कराया विश्वास रखा करो, कोई भी चीज़ तुम्हें गलत नहीं बताऊंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा जो तुम्हारे नंबर घटे। हाँ सर, वो साइंस का आप बोल रहे थे, आप करवाओगे। हाँ वो भी साइंस में, अब क्यों याद दिला रहा। याद दिला। कंप्लीट करो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 300 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव रिमाइंडर 3। तो पहले 4 वाले लिखने हैं, फिर उसमें 3 ऐड करते जाना है। तो आपकी सीरीज ऐसे बन गई है 299। अब इसमें नंबर्स पूछे हैं उसने, n पूछा है, मतलब पहले लिख लिया करो जो जो गिवन है और जो जो पूछा है उसने, a है, d है, n पूछा है और लास्ट टर्म भी है आपके पास, मतलब कि an भी है। an आपके पास कितनी है 299, तो फॉर्मूला है an का a + n - 1 × d। ये 299, a है 15, d निकालना है, d दे रखा है, इसको इधर लाओ, 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 284 और फिर ये आ जाएगा 71 और +1, तो n आ गई जी 72। तो ऐसे 72 नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड होने के बाद इन दो नंबर्स के बीच में 3 रिमाइंडर छोड़ दो। आगे समझ में। सर उसमें रिमाइंडर 3 आता है। वो तो बेटा पहले तुम्हें समझा रहा था ना, तो उसे क्यों नहीं, तो मैं तुम्हें दूसरी चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वो इसलिए बता उसमें क्या बात है, बनाने में क्या जा रहा है। तुम 100 से 300 लिया है, 10 से 300, तुम 12 से लेकर 300 तक के ले लो और डिवाइडेड बाई कर दो उसको 3। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 12 से 12 से 300 के बीच में, जिनको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो 2 रिमाइंडर छोड़े, 2 रिमाइंडर होना चाहिए। जरा करना बच्चों, क्या बनेगा, क्या हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 12 and 300 which when divided by 3 leaves remainder 2। ये क्वेश्चन करो, ठीक है, करो जरा अपने आप करो, ये तो मैंने कर ही दिया, इसको आप करो अपने आप। है जी, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा उसके जैसा ही। पहला नंबर क्या होगा, 12 के बाद 2 रिमाइंडर भेजना है, 14 भी होगा। 14 करो, 17 है।
90 17 है। अच्छा चल 14 को जरा 3 से डिवाइड कर। कर कह रहा हूँ 14 में 3 से डिवाइड कर। सर इवेंटेड 2 है यही मैथ वाला वाली है। आज 14 वाला है ना। क्या आया बेटा? तुझे निकाला हूँ। मैं तो सर 76 आ रहा है। 14 आएगा। 17 आ रहा है। क्या रिमाइंडर में चला? क्या एक मिनट ओए चुप। क्या कहा जाए आपको? 3 टर्म। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज दिस, या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज दिस। तो आपको हाँ 3 नंबर, तो वो 3 नंबर आप एपी में कौन से लोगे? a minus d a plus d। वेरी गुड। तो 3 नंबर्स अगर हमें लेने हैं, नंबर्स जो 3 नंबर्स इन एपी आपको दे रखे होंगे, तो आपको लेना होगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब सात्विक बताएगा इसमें a और d क्या है। सर a इसमें आपका क्या बोलते हैं, a कोई भी नंबर है, d तो आपके इसमें d कॉमन डिफरेंस, गुड। और a और a नंबर है कोई भी, जैसे a। मतलब ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है। ये जो a d लिख रखा है मैंने, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो 3 नंबर्स आपने AP में लिए हैं वो ये है। ये तो एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दो। AP में तो 3 कंसेक्यूटिव ले रहा, कहाँ हुए AP के 3 नंबर? तो लिखता कैसे? लिखता है वैसे कभी ऐसे लिखे? हम AP के नंबर्स क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, फिर a प्लस डी लिखते हैं, फिर a प्लस 2d लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, है ना? और ये मैं कह रहा हूँ a माइनस डी, a और a प्लस डी लो तुम। तो ये क्यों कह रहा हूँ मैं? सर इसमें जब हम इनका सम लेंगे तो d से d करते हैं। तो d से d कट जाता है। ये तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हो रहा है ऐसा। 3 नंबर्स अगर आपने कंसिडर करने हैं AP में, तो आपको ये लेने हैं। अगर आपको 4 नंबर्स लेने हैं AP में, तो क्या लेंगे हम? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 4 नंबर्स अगर आपको AP में कंसिडर करने हैं, तो ये याद करने पड़ेंगे दोनों। और पिछले 4-5 साल में बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसको, है ना? याद कर लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपके पास, वही बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर इसमें ए और डी क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है वैसे। AD आपके वो नहीं है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अपना पैर ना हिलाएं कृपया करके, चुपचाप बैठ। और लेना है। जो हिला रहा है मुझे पता है। बताएगा। चॉकलेट नीचे गिर थी ना, वो खा ले। सर कभी जूता मारा चुप हो जा। नवदीप तेरे बहुत जोर के मार दूंगा। उधर बैठ, पैर उधर रख, सीधा करके बैठ, उधर करके बैठ। तू यहाँ जा रही, यहाँ जा इसके पास, मेरे पास। तेरे को समझ में आया टीचर क्यों पीटते तुझे? हाँ मेरे को आता। अभी मैं मार दूँ कान पे आके, चलो काम कर रहा हूँ। खाम वहाँ कैसे कहेगा? जब तू पैर मारेगा जब तो कहेगा। इधर मैं कर नहीं रहा था वो। एक बार लगता है बेटा, बार बार नहीं लगता। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, ठीक है, whose common difference is 10. Find the angles. ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं है कि इन टर्म से ही होगा, ये हो तो ये किसी से भी सकता है, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान ही होता है। मैं हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ना? तो अगर मैं 4 एंगल्स ये मानता हूँ, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इनका सम कितना होगा? 360। ये कैंसिल करता है,
तो आपके पास 4a आ गया 360, a आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब तुम इसके आगे तुम अपने आप करो और मुझे आंसर बताओ। ये भी ध्यान रखना है, चार टर्म्स, अच्छा इधर ध्यान दे बेटा, चार टर्म्स अगर हमारे पास यहाँ लिखी हुई हैं तो इसी ऑर्डर में ही चार टर्म्स एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो किसी भी चार टर्म्स में जो एपी में होती है उनका डिफरेंस कैसे निकालते हो? कोई भी तो माइनस A करते हो, B minus A। a2 माइनस a1 कर देते हो या a3 माइनस a2 कर देते हो या a4 माइनस a3 कर देते हो। देखना जरा करके एक बार बेटा, इसमें से इसे माइनस करना, सर थर्ड में से गोल मत इधर ध्यान, ये कट गया, क्या आ गया 2d आ गया। अब ये 2d डिफरेंस है तुम्हारा इन टर्म्स का, वो 10 के बराबर है, 10 तो 5 ही है, हाँ d तो 5 ही है। सर 105 95 85 70 ये सही आया, अब ये सही आया, समझ में आया? तो इनका डिफरेंस दे रखा था ना, दो टर्म्स का डिफरेंस, इसमें से इसे माइनस करोगे तो भी 2d आएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो भी 2d आएगा। तो डिफरेंस इज क्या 10, डिफरेंस 10 है। ये मैंने इसका यूज बताया तुम्हें भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इससे ही कर सकता हूँ, मेरे से तो नहीं, मैं तो नहीं करता। अब इसमें क्या है, आपको A की वैल्यू डाल दो, इसे 360। जरूरत ही नहीं। देखो अगर चार टर्म्स है बेटा, बात नहीं करो बच्चों, मेरे बच्चों बात नहीं करो, ध्यान से सुनो। मान लो एक x है, तो अगला डिफरेंस 10 है तो उसका x प्लस 10 हो जाएगा, उससे अगला डिफरेंस 10 है तो x प्लस 20 हो जाएगा, अगला x प्लस 30 हो जाएगा। कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी, कहीं से शुरू कर लो, x से शुरू कर लो, चाहे x प्लस 10 से शुरू कर लो, तो ये x प्लस 30 x प्लस 40 आ जाएगा। तुम्हारे को एक एंगल मानना है, उसमें 10 जोड़ देना है, सबको ऐड करो जरा, तो 4x प्लस 50 60, ये किसके बराबर 360 के बराबर। तो 4x कितना आ गया जी 300, और x कितना आ गया, ये कितने कटेगा, कितना आएगा, उसमें 10 जोड़ते जाओ, 75 85 कितना 95 10, सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है a minus 3d और a। ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बार क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, कुछ और फॉर्म में भी तो आएंगे ना, फिर क्या करेंगे? अब सुन लो, इसका ही क्वेश्चन एक और सुन लो, इनका क्यों जरूरी है वो सुन लो ध्यान से। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 2017 में आया हुआ है बोर्ड में, उससे बाद भी 2 बार आ चुका है। हाँ बोलो सर, आप कॉमन डिफरेंस को d क्यों नहीं ले सकते? ये उसने दिया है ना, उसने कहा दिया है, उसने कहा AP का कॉमन डिफरेंस होता क्या है? अब तो a2 माइनस a1 का 2d आ रहा है ना, तो d देखने में तुझे लग रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, इसको ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे लिख लो ना, बड़ा नहीं। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लिख लो। वो d कोई और टर्म है। d कुछ भी हो सकता है, d है क्या? कुछ भी नहीं है, अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है, d क्या है? तुम d और a को देख के कितने खुश क्यों हो जाते हो? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? a है। हाँ हाँ कर रही है, तुझे a माइनस 3d दिखाई दे रही, फिर भी कह रही हाँ a है, क्या इज इट a इक्वल टू a माइनस 3d क्या a के बराबर हो सकती है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस 3d a के बराबर है? फिर तो ये कट गया, फिर तो d बराबर 0 आ गया। तो बेटा a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो सीरीज में सबसे पहली टर्म हो वो फर्स्ट टर्म। तो इसकी सीरीज में पहली टर्म ये है, तो इसकी फर्स्ट टर्म ये है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दो टर्म्स के बीच में जो माइनस करके डिफरेंस आता है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, वो कॉमन डिफरेंस होता है इसका। अल्फाबेट से नहीं आता a और d, वो तो तुम्हें सिखा रखा है, फॉर्मूला याद करा रखा है, इसलिए तुम a और d को उसके साथ जोड़ दो, नहीं करना। दिमाग में क्या रखना है? पहली टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? जो पहले आए सबसे, वो पहली टर्म। डिफरेंस क्या है? जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हो। आगे में से पीछे को माइनस करना है, पीछे से आगे को नहीं करना, इससे इसे नहीं माइनस करना, इससे इसे माइनस करना। तो ये डिफरेंस हो गया। तो a एंड d आर नॉट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, नॉट नहीं है।
बात समझ में आ गई? फॉर्मूले में तुम्हें याद कराने के लिए उन्होंने यहाँ पर ए और डी का यूज करा था ऐसे कि भैया पहली टर्म जो होगी वो ए से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ मैं फॉर्मूले में, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। अब उसके जैसा मिलता जुलता कोई चीज़ आ रही है थोड़ी ना, ये भी है ये भी है ना। नाइकी के जूते नकली भी बनते हैं और कंपनी के भी आते हैं, और कंपनी वाला तो कंपनी का ही है ना, ठीक है। बाई चांस आपको इन नंबर्स के बारे में नहीं है ज्ञान, तो AP का पहला नंबर आप क्या लेते हो? फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म क्या लेते हो? A प्लस D, थर्ड टर्म क्या लेते हो? A प्लस 2। तो मतलब मैंने 3 नंबर ऐसे मान लिए, सपोज कर लो, तो मुझे नहीं पता मैं ये ले सकता हूँ, मैंने ऐसे मान लिया। अब इसने कहा इनका तीनों का सम कितना हो जाएगा? तीनों सम 3A प्लस 3D, ये किसके बराबर है? -3। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। और उसने कहा इन तीनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 8, ये इक्वेशन दूसरी ये बन गई। इसे सॉल्व करना है आपने, यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो भी सीख लो। यहाँ से A प्लस डी का कॉमन लिया तो -3/3 तो -1 आ गया। यहाँ से A की वैल्यू निकालो, A की वैल्यू -1 -d आ गई, वो इसे पुट कर दो, -1 -d -1 -d प्लस d -1 -d प्लस 2d, ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो इससे ये कट गया, तो ये आया -1 -d और ये आ गया -1, तो बाहर माइनस लिख लेता हूँ, इंटू -1 लिख लेता हूँ, चलो, और -1 प्लस d इज इक्वल टू 8, है ना। ये माइनस अंदर डाल दिया, 1 प्लस d, और ये क्या हो गया? -1 प्लस d। तो इससे क्या आ गया? d² -1 इज इक्वल टू 8, d कितना आ गया जी? 9, d आ गया +-3, जबकि स्क्वायर रूट करना +-3। ये सॉल्यूशन हो गया। इसको यहाँ डालो, तो when d इज इक्वल टू 3, a कितना आएगा? -1 -3 मतलब -4 आएगा। माइनस d जब 3 होगा तो a कितना होगा? इसमें डालने पर -। अब जब d -3 होगा तो a कितना आएगा? कहाँ डालना है? इसमें डालना है, तो -1 -3 मतलब ये 2 आ जाए। समझ में आ गई बात? तो 3 नंबर क्या बन गए मेरे? ये एक कंसेप्ट, एक सेट केस तो ये है, एक केस ये है, ये फर्स्ट है सेकंड। तो इसको डालने पर 3 नंबर क्या बने? ये क्या है मेरा? -4, क्या डाला यहाँ, और अगला क्या है? a प्लस डी, इसको ऐड करा -1। फिर अगला क्या है? जो ये आ रहा है इसमें d फिर ऐड कर दिया, तो -1 प्लस 3 कितना हो गया? 2। 3 नंबर ये बन गए इसके हिसाब से। इसके हिसाब से क्या बनेंगे? 2 पहला नंबर a 2 आ रहा है, a प्लस डी, अगला क्या बनेगा? -1 बनेगा, और अगला क्या बनेगा? a प्लस 2d -4। नंबर तो वही आए तीनों, तो करके दोनों दिखाने हैं। बात समझ में आ गई? आगे समझ में? अब ये थोड़ा आसान था क्वेश्चन, इसलिए आसान था क्योंकि यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ मैं 5 रख देता या 7 रख देता, तो कैलकुलेशन तुम्हारी यही चीज़ टफ हो जाती है, ठीक है। पर क्या होगा? a -1 कैसे आ रहा है? कैसे करा तुम दिखाओ? मेरा भी यही आ रहा है, सर a-1। अब तो इससे कंपेयर मत कर इसको बेटा, फिर वो a और d में जुड़ गया। तूने कौन से 3 नंबर लिए? अलग-अलग लिए ना, तो तेरी फर्स्ट टर्म कहाँ है? यही तो समझा रहा हूँ। तू नंबर दिखा दे, नंबर ये मिल गए तीनों के नहीं मिल गए, ये बता। यस सर, तीनों ये आ रहे हैं, उस तरीके से भी वही नंबर आएंगे, पर AD नहीं है। मैंने A अब यहाँ फर्स्ट टर्म लिया है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस मैंने D ही लिया है। तुम्हारे को AD उस वाली टर्म के हिसाब से A माइनस डी इज योर फर्स्ट टर्म, तो तू पहली टर्म निकाल A माइनस डी, जो A और D की वैल्यू आई है वो A माइनस डी में डाल, फिर A में डाल, फिर A प्लस डी में डाल, तो 3 नंबर आएंगे तेरे एक ही में। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इसको अगर मैं करना चाहूँ इस तरीके से, तो उसने कहा कि भाई सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज दिस, तो देखो A माइनस डी प्लस A प्लस
ए प्लस डी, ये तीनों का सम कितना दे रखा है -3। देखो एक डी तो कट गया, तो 3a -3 आ गया, ए आ गया -1। अब नाउ ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म, ये ध्यान रखना, जब ऐसे नंबर लेने हैं तो ए तो सेकंड टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप करो प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट। अब ए की जगह आप डायरेक्ट -1 डाल दो, ए की जगह डाल दो -1 और -1 प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा था प्रोडक्ट 8, ठीक। अब इस माइनस ये सेम ही तो बन गया, देखो सेम है। अब इसको इधर डाल दो तो 1 प्लस डी और ये d -1 लिख दो इसको, ये d + 1 लिखेंगे, तो ये a प्लस बी a माइनस वाली आइडेंटिटी बनी ऐसे। तो d स्क्वायर कितना हो गया जी 8 + 1 9, तो d कितना आ गया जी +-3 आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को एक बार a को -1 लो, इसमें डालो, देखो -1 और d को लो 3, a लो -1 d लो 3, तो आप इसमें डालो इसमें, ठीक है। तो -1 -3 -1 + 3, तो ये -4 -1 2 आ गया, देखो वही नंबर आए। समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ हमें, यहाँ ये छोटी हो जाती कैलकुलेशन, यहाँ दो इक्वेशन बनी ना, ये दो इक्वेशन बनी, फिर यहाँ से निकाला, फिर यहाँ डाला, वहाँ सीधा ए आता है और फिर डी निकल आता है सीधा। तो ये हमेशा कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। और यूज़ करवाऊंगा अभी, तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा अगर हम स्क्वायर करने लगे तो कितना आसान पड़ेगा। फिर अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसको उतार लो पहले। पहला केस तो चला है, दूसरे तरीके पहला केस है बार बार कल सुबह भी 8:30 से 10:30 एक्स्ट्रा क्लास है, 2 घंटे मैथ, साइंस नहीं है, ठीक है। बस कल लास्ट एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब सुबह वाली। वीडियो भी देख सकते हो। पहली बात जो याद करने की वो ये है कि जितने भी अल्केन अल्कीन अल्काइन है, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात हाइड्रोकार्बन्स, केवल इसके अंदर केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होते हैं। इसमें केवल क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं। अब क्या डाउट है, तो बाद में पूछते हैं कहाँ पे रहे, तो फिर एक तो बचा रखा है, दो लोग लिख लिया करो उसको, अगर भूल जाते तो लिख लिया करके सर से ही पूछना है। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कैटिनेशन का। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जो है वो बहुत लंबी 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 चेन बना सकता है, कितनी भी लंबी हो सकती है। 10-10 हज़ार कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, स्ट्रेट भी जुड़ जाते हैं। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ वो ऊपर को भी बढ़ता है, साइडों में बढ़ता है, फिर उन डंडियों में से भी डंडियाँ निकलती है, ब्रांचेस निकलती है। तो कहीं भी ब्रांच हो सकती है, सीधी सीधी तो है ही। मेन ट्रंक साइड में निकली, उस साइड में से फिर साइड में निकली, फिर उस साइड में से फिर साइड में निकली, कितनी भी हो सकती है, ब्रांचेस बोलते हैं, है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को, कार्बन से जुड़ने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कल को क्लास में सबसे पहले तेरे से पूछूंगा अनन्या, ध्यान रखियो, क्लास से बाहर भगा दूंगा अगर नहीं पढ़ के आई तो। तेरी वजह से करवा रहा हूँ ये जो फालतू के बोलते रहते हो ना, तुम आपस में बात करते रहते हो, ठीक है। अब इस कार्बन की चेन के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन बोलते हैं। अगर सब में सिंगल बॉन्ड आते हैं तो इनको हम बोलते हैं अल्कीन, और जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं उसको बोलते हैं अल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उसमें आप अल्काइन्स। अब इनकी नेमिंग होती है। अगर मान लो किसी अल्केन कंपाउंड में, अल्केन में अगर एक ही कार्बन है, तो किसी में भी अगर एक ही कार्बन होता है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं मिथ से। जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं 3 तो ये सिर्फ 4 चीजें ऐसी होती हैं, बस बोलो मत भाई,
बोलो मत। तो 1 2 3 4 कार्बन नया है तुम्हारे लिए, मेथिल प्रोप्यूट। 5 वाले में पेंटेन होता है, इसलिए पेंट होता है क्योंकि पेंटागन होता है। 6 वाले में हेक्सागन होता है, बोलो मत। 7 वाले में हेप्ट होता है। 8 वाले कार्बन में ऑक्ट होता है। 9 वाले में नॉन होता है और 10 वाले में डेक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि जिसमें इतने इतने कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन में, अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हेप्ट है, दिस इज हेप्ट। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये अल्केन है, तो हेप्टेन है, दिस इज कॉल्ड हेप्टेन। ठीक है, तो पहला इसका जो नाम होगा पहले अल्केन का, वो होगा मीथेन। तो आपने इसके आगे ये वाले अगले 3 जो लेटर्स हैं ये यूज करने हैं। इत के सामने होगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अटेंशन सीकर्स। मेंटेन, आगे तुम जब पूछूं जब पता है क्या, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, तुझे पीट रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात? बार बार बदतमीजी मत करा करो क्लास के अंदर, तमीज में बैठा करो, जो समझा रहा हूँ उसे समझ लो बस। हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अब मैंने बताया था आपको अल्कीन्स के बारे में। अगर मैं पहली इस पे पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो इसमें एन की जगह ईन हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि सब में ही बीच में डबल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं। अगर डबल बॉन्ड लग गया पहली पोजीशन पर, एक डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम हो जाएगा हेप्टीन। इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन। मैंने फिर बताया था पिछली क्लास में भी, अब फिर बता रहा हूँ कि हेप्टीन केवल जब ही नाम होगा जब पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। इसे हटा दूँ तो इधर से, मैं काउंटिंग उधर से कर लूँगा, वो उधर से पहली पोजीशन है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को नंबरिंग कहाँ से करनी है। मैं अभी रूल्स बताऊंगा आपको कि कहाँ से नंबरिंग होती है, कैसे नंबरिंग होती है, ये मैं समझाऊंगा। तो पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड अगर होता है तो हम उसको हेप्टीन बोल देंगे, मतलब जिसमें 7 कार्बन हो वो हेप्ट, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन। और इसमें ही अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो ईन की जगह ये वाई एन लग जाएगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, इसका वाई एन लग जाएगा, इसमें ईन लगता है, इसमें ईन लगता है। ये सब आपको याद है। आपने देखा भाई डबल बॉन्ड आ रहा है मेरा इस पर पहली पोजीशन पर, आपने तुरंत काउंट करे कार्बन और उसके आगे लगा दिया ईन, और काउंटिंग के हिसाब से भाई 7 है 6 है और 5 होते, मान लो इतने होते, तो 5 मतलब पेंट। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन। तो ये याद कर लेंगे, समझ में आ गया सब? अगर सब में डबल बॉन्ड हो तो सब में डबल बॉन्ड लिमिटेड होते, कंपाउंड नहीं बनते हैं। ये थोड़ी कुछ भी मजाक कर लो जरा। नहीं होगा, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कल भी बताया था ट्रिपल डबल भी इकट्ठे हो सकते हैं, पर उसका नाम तुम्हें अभी नहीं आएगा समझ में बेटा, 10th में तो नहीं है, मैं सिखाऊंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस सीरीज होती है, 14-15 जो फंक्शन ग्रुप से अभी समझाऊंगा, उनको याद करना पड़ता है कि भाई इस अगर 2 बच्चे बैठे, एक ए बैठा है एक बी बैठा है, तो सामने वाला किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, उसकी क्वालिटी के हिसाब से होता है, कैसे वो केमिकली रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, उसको दूसरे मिलेगी, ए और बी की क्वालिटी के हिसाब से, है ना। तो वो अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, मैं सिखाने वाला हूँ तुम्हें, वो 11th में सीखना, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड, तो वो नहीं सिखाऊंगा मैं, सिखा सकता हूँ लेकिन सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ उतना कराऊंगा जो तुम्हारी 10th से काफ़ी ज़्यादा होगा, तुम्हारे स्कूल में नहीं कराएंगे, 10th से बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन तुम्हें वो फ़ायदा देगा क्लास 11th में जाके। सिखाने को तो मैं पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर तुम्हें सिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, सब आता है मुझे अच्छे से, तो पर वो तुम्हारे को समझ में अभी आएगा नहीं।
अभी तो तुम पहले अपनी केमिस्ट्री याद कर लो, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको, इतना नेमिंग हमने कर ली थी। तो पहला मेंबर जो अल्केन ग्रुप का होता है वो मीथेन होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन ग्रुप। तो पहला मेंबर जो होता है इन दोनों के लिए कम से कम मिनिमम 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड, है ना, इन दोनों केस के लिए, इसके लिए इसके लिए कम से कम 2 कार्बन होंगे, जब भी तो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं भाई। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारे पास मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए इसके लिए, अल्कीन अल्काइन। इसका पहला ग्रुप मीथेन हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, इसका पहला मेंबर वो होता है इथीन, इसका हो जाता है इथाइन, बस इतना अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे फटाफट उसको मिथ से ही शुरू कराते हैं। मिथीन नहीं होता है कुछ भी, मिथाइन कुछ नहीं होता, इथीन से स्टार्ट होता है, इथाइन से स्टार्ट। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद ये सबको समझ में आ गया, और जिसको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वो जो पिछली मैंने वो डाली हुई है वीडियोस, उनको समझ जाके पहले उनको देखे, फिर ना समझ में आए तो फिर मेरे से बोलो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल आगे ब्लैंक, कुछ नहीं समझा सर, कुछ भी नहीं आया समझ में, मैं नहीं समझाऊंगा। उसको ध्यान लगाओ क्या समझा रहा हूँ, वही समझाता हूँ जो यहाँ बैठ के समझा रहा हूँ, कुछ अनोखा नहीं समझाता पीछे से, और आगे भी वही समझा रहा हूँ, वीडियो वही लाइव रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब जिसको हम नाम देते हैं IUPAC नेम्स, ठीक है। क्या था भाई IUPAC फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफ प्योर एंड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये IUPAC, ठीक है। एक ये यूनियन बनाई हुई है साइंटिस्ट ने, जो ये तय करती है कि इनका नाम हम कैसे देंगे। पिछले 30 सालों में कई बार बदल चुके हैं। जब हम पढ़ते थे, जब कुछ और तरीके से हम पढ़ते थे, आज जो पढ़ते हैं वो कुछ और तरीके से पढ़ते हैं। अब ये नाम क्यों बदलते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये मुझे नहीं पता कि नाम बदल के क्या हो जाता है, ठीक है। नहीं, डिस्कवरी के नाम तो वही है, प्रोडक्ट तो वही है, उसका नाम बदल दिया। अब जैसे कैसे देखो, जैसे मैंने कल तुम्हें समझाया था, ऐसे समझा है ना, ये मैंने बताया भाई ब्यूटटूइन होता है। अभी समझा भी दूंगा, जिसको नहीं समझ में आया परेशान नहीं होगा। पहले हम लिखते थे 2-ब्यूटीन, कंपाउंड तो वही। अब जैसे नवदीप है, नवदीप ने नाम नवदीप रख रखा है, अभी अमेरिका चला गया, अब इसने नवदीप की जगह कुछ और नाम रख लिया, नेवी, हाय नेवी, हाय नेट, कुछ भी। उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंसान तो वही है ना। तो ये क्यों बदलते हैं मुझे नहीं पता, ये नाम क्यों बदल, हम ये पढ़ते थे अब ये लिखते हैं। तो ये लॉज रूल्स बदलते रहते बीच बीच में। जैसे तुम 2020 के रूल्स देखते हो, कैसा अभी IPL में एक नया रूल आया, IUPAC नेम्स लिखने का। रूल नंबर 1, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। सबसे पहला रूल है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ कि भाई लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढनी है, किस बारे में कह रहा हूँ। अगर स्ट्रेट चेन है बिल्कुल तो दिक्कत ही नहीं। अगर मैंने ऐसे लिखी हुई है, ध्यान से समझ लेना, अगर मैंने ऐसे लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चेन लिख रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्रांच कर दूँ, उसमें ब्रांचिंग कर दूँ, तो मैंने ब्रांचिंग करी, यहाँ पर एक लिख दिया, है ना, ये ब्रांच कर दी, एक मैंने यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, ऐसी ब्रांचिंग कर दी मैंने।
अभी बताया ना, ब्रांच होती है, एक तो पेड़ होता है सीधा सीधा, एक तुम्हारी उसकी टहनियाँ होती है, तो ये टहनियाँ है इसकी, ठीक। इनके साथ एच नहीं डालते। अरे तो तुमने बता दिया ना मैंने कैसे एच डलता है, बताया था दिखान डाल लगा पूरी बात। अब मैं सबके एच एच लिखता रहूँगा फिर तो मैं तो एक प्रोग्राम इसको स्ट्रक्चर को बनाते बनाते टाइम खराब। वो तुम्हें समझा दिया मैंने कि मैं एच कैसे लिखा जाता है, एक बार फिर समझा देता हूँ। एक कार्बन के चारों तरफ 4 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 4 वैलेंसी होती है। किसी भी उसके चारों तरफ कार्बन के 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके 4 है, तो ये सब 4 4 है ना, इसके भी 1 2 3 4। जो आपस में जुड़ा हुआ है तो ठीक है, जो नहीं जुड़ा हुआ है उसकी जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, है ना, ये हाइड्रोजन लग जाएगा, ये कार्बन में आते हैं स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन मत पूछना, मेरे को ना बहुत चिढ़ हो जाती है इस बात से। अगर तुम्हें नहीं सीखना है तो आप घर बैठो, अपना छुट्टी करो, मौज करो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियाँ कर दिया करो उसके। ये बातें मत मेरे से करा करो, पढ़ना है ना तुम्हें पढ़ो चुपचाप, नहीं पढ़ना तो अपना घर बैठो, ठीक है। तो हाइड्रोजन उन बच्चों को पढ़ने देना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना, तुम नहीं पढ़ना चाहते डोंट स्टडी, मत पढ़ो, उसको छोड़ देना। अब इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बार बार बनाऊंगा तो नाम कैसे लिखूंगा उसका, तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन के लिए, जल्दी के लिए मैं ये हाइड्रोजन नहीं लगाता, तुम्हें लगाना है। तुम जब लिखोगे तो तुम इसको ऐसे लिखोगे CH3 CH2 ये, और इसके साथ कितने जुड़ रहे हैं, CH एक ही है, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है CH3, देखो जुड़ा हुआ है। फिर यह कार्बन है, फिर ये इसके साथ H है, फिर इसके साथ ऊपर लगा हुआ है, ये नीचे लगा लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर लगाऊंगा नीचे लगाऊंगा। ये CH2 ये CH3, फिर मैंने यहाँ CH2 लगा दिया ये वाला, फिर CH2 लगा दिया, फिर CH3 लगा दिया। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि फाइंड द IUPAC नेम ऑफ दिस, या टेल द IUPAC नेम ऑफ दिस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पे सबसे पहले ब्रांच वो ढूंढा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी। अब हमें नहीं पता कि इसकी मेन ब्रांच कौन सी है, मेन रूट वो कौन सी है, ट्रंक, लंबी चेन कौन सी, मुझे नहीं पता, है ना। अब तुम्हें जो ये देखते हो, तुम पेड़ देखते हो, पेड़ की तो शेप पता है तुम्हें कि भाई उसकी जड़ होगी, उसका ऊपर का हिस्सा होगा, तो तुम कैसी भी शेप में पढ़ाओ तुम बता दोगे भैया ये पेड़ है, इसकी जड़ इधर को है, इसका सिर इधर को है। इसमें देख के नहीं बता सकते आप, है ना। अब मैं कैसे ढूंढूंगा उस लॉन्गेस्ट चेन को, 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन तो ये बन सकती है, एक हो सकती है 1 2 3 4, नहीं 4 की है। फिर देखूंगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 की रहेगी, ऐसे ही ढूंढ सकता हूँ। फिर मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की रहेगी। जो पॉसिबल तरीके से आप काउंट कर सकते हो कंटिन्यूटी में, सीरीज में, वो आपको करना है, कंटिन्यूटी में चलना है, टूटनी नहीं चाहिए। कैसे करा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 सबसे लंबी मैंने 7 की बना ली ना, सबसे लंबी 7 की दिख रही है, 1 2 3 4, जो छोटी है छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7, कभी इसे भी काउंट कर लो 6 5, ऐसा ये बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन नहीं करना, सीधा करना है, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 भी नहीं, गलत हो। सबसे पहला काम मेरी सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, फिर यहाँ काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, सर ये भी नहीं होगी, तो 7 की सबसे लंबी चेन, 7 की सबसे लंबी चेन। अब आपको सबसे अगला स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अगर ब्रांचेस हो तो, अगर ब्रांचेस नहीं है तो सीधा दिख ही रहा है हेप्टेन, फिर तो मैं क्या सिखाऊंगा, तुम्हें पता चली गया ब्रांच नहीं है तो हेप्टेन। और अगर ब्रांचेस हैं तो उससे पहले एक छोटी सी चीज और सीखनी है, उसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अभी आपने पढ़ा अल्केन अल्कीन अल्काइन, अब मैं पढ़ा रहा हूँ अल्काइल, तो ध्यान से समझना है इसको। अगर मीथेन है CH4 होता है, अल्केन का पहला मेंबर, जिसमें यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, अच्छा मीथेन पहला मेंबर होता है।
इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, ये हाइड्रोजन तो लिखी, ये हाइड्रोजन मैंने हटा दी और इसको ओपन कर दिया, मतलब अभी बॉन्ड नहीं बना रहा, इसका एक कार्बन फ्री हो गया, फ्री हो गया एक कार्बन, इलेक्ट्रॉन सॉरी कार्बन का। इसने तो बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना लिया। अब जब ये फ्री हो गया तो अब ये फ्री हो गया किसी के साथ भी जुड़ने के लिए। भाई इसके साथ एक कार्बन जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, इसके 8 कूद हो जाए। यहाँ हाइड्रोजन के पास एक था, यहाँ पे ऐसे लिखा था ना, मैंने बनाया था तुम्हारे लिए, ये बनाया था। कार्बन के तो 4 है ना इसके पास, तो एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। अब इसके पास तो 2, 4, 6 और 7 ही रह गए ना, 7 रह गए। जब ये फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, अब ये बॉन्ड बना लेता हाइड्रोजन के साथ, तो अब ये किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, मीथेन किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे किसी लड़के की शादी हो जाए, लड़की होगी, लड़की से मिल गया, शादी होगी। अब अगर वो जुड़ता है तो इलीगल रिलेशंस हो गए, वो वाइफ है किसी और लड़की के साथ, ये लड़की है वाइफ, हस्बैंड है वो किसी और के साथ रहने लग जाए, तो दैट इज नॉट परमिसिबल इन लॉ, है ना। ऐसे ही यहाँ है, अगर सारे बॉन्ड बन चुके हैं चारों के चारों, तो आप कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ छोड़ दिया एक, है ना, ये छूट गया, अब ये किसी के साथ भी इसकी शादी करा सकते हैं, किसी के साथ भी जोड़ देंगे जो इसको एक हाइड्रोजन देने को तैयार हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार, कोई भी हो जाए। सर तो वो चीज़ तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही होती है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ही क्यों जुड़ेगा इसके साथ? क्योंकि वो एक है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो ना। इसके साथ इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना मेरे को बेटा? इसके कार्बन के पास 4 हैं, ये नहीं जिससे शेयर कर सकता, इससे भी तो शेयर कर सकता है, देगा थोड़ी। अब तो मैं पहले ही मैंने बता दिया है तुम्हें, एक मिनट पहले ही बता दिया है मैंने तुम्हें कि जितने भी हम नॉमेनक्लेचर यहाँ कर रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के साथ कार्बन जुड़ जाएगा। तो अब इसको कार्बन को पूरा करने के लिए मैंने बताया था कि भैया इन हाइड्रोकार्बन्स में केवल 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 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी लगा लो, केवल नॉन मेटल ही जुड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी, शेयरिंग ही होगी। तो इसके बराबर में मैंने कार्बन रख दिया। इस कार्बन के पास एक कम था, इसके पास भी ऐसे ही था, जैसे इसकी स्थिति थी वैसे इसकी स्थिति। इसका एक फ्री था, इसका भी एक फ्री था, वो चलो भाई मिल जाते, इसके 8 हो गए, लो जी इसके भी 8 हो गए। तो जरूरी नहीं है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, उसके साथ कार्बन भी जुड़ सकता है। पर शेयरिंग ही तो करनी है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कहेगा भाई मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ, तू मेरे साथ शेयर कर ले, दोनों मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैं अल्काइल ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, ये अल्काइल ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है, वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, वो कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। तो इस ग्रुप में नाम कैसे देते हैं? जैसे अब ये CH4 था, इसको मैंने CH3 और बॉन्ड बना दिया, मतलब ये खाली छोड़ दिया, ये किसी के साथ भी जा जुड़ेगा, तो इसका नाम है मिथाइल। इसमें क्या लगाते हैं? YL। जैसे अल्केन में एन लगाया था, ईन में डबल बॉन्ड में ईन लगाया था, ट्रिपल बॉन्ड में YL लगाया था। ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक कार्बन वाले को मिथ और YL। ऐसे ही अगर C2H6 हो, सेकंड मेंबर होता है इथेन, सेकंड मेंबर क्या होता है? इथेन। तो उस इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दूं मैं, तो इसका नाम हो गया इथाइल। YL लगेगा अगर एक हाइड्रोजन कम है तो। इथाइल ग्रुप। अब इथेन ग्रुप का जो हमने वो पढ़ा था फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, वो ये था CnH2n+2। अब इसमें +1 कर दूं मैं और इसको खोल दूं कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने। अब नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। अब ये किसी के साथ भी जाकर
जुड़ सकता है, चाहे कार्बन के साथ जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए। अभी हाइड्रोकार्बन की बात करें, बात समझ में आ रही है? जुड़ने को इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। और तुमने पढ़ा नहीं, शायद ये पढ़ा भी हो तो पता नहीं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन आई हुई है, तो क्लोरीन इसमें ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी हो सकता था। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरीन नहीं जुड़ सकती है, लेकिन अभी जो हम 3 ग्रुप पढ़ रहे हैं उसमें केवल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो मतलब दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? तो अब ये क्यों समझाया जा रहा हूँ मैं, ये ब्रांच में लगेगी, जैसे अब तुम देख रहे हो ये लटका हुआ है इसके साथ, तो इसकी शक्ल कैसी है? ऐसी नहीं है, ऐसी तो है, मिथाइल। तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप जितने भी हैं ये ब्रांचेस में आते हैं। जहाँ भी ब्रांच लटकी दिखाई दे जाए वो समझ लो अल्काइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल। सर अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड में होता है ना? YL ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? अल्काइल होता है। अल्काइल होता है। दो बार वीडियो बनाती है उसके बाद भी तो ये हालत होती है। YNE होता है ना, और ये क्या है? NE कहाँ है? अब तेरा नाम भव्य है, ये स्पेल करती है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, तो ये इसका मतलब और इसका मतलब बहुत अंतर हो गया। और इसको मैं प्रोनाउंस तो क्या करती है? भव्य। इसको भव्य भी बोल सकते हैं, भव्य। इसकी स्पेल इसको भव्य भी कह सकते हैं। तो ये भव्य जो है लड़के रखते हैं अपना नाम, और जो भव्या वो लड़कियां रखती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? स्पेलिंग बदलने से, इसके बदलने से क्या बदल गया? जेंडर ही बदल गया। समझ गई? तो YL की जगह अगर तूने YNE लगा दिया तो उसका जेंडर बदल गया, मतलब ग्रुप ही दूसरा हो गया। लड़कों का ग्रुप अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। वो जो एल्काइल है, एल है वो ई है। ये जो ब्रांच है ये हम खुद से बनाते हैं कि अपना वहीं से IUPAC से? खुद से कैसे समझ में नहीं? ये ऐसा कंपाउंड बना हुआ है तेरे पास? नहीं मतलब आई मीन टू से कि ऐसे हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपने आप से, कहाँ स्ट्रेच करते हैं? जैसे कैसे? CH3 CH2 ऐसे जो भी है ना, आगे खींच सकते हैं चेन। 50 लगा दे, वो कितनी भी लंबी चेन हो सकती है ना। मैंने तो क्या बताया था, सेल्फ लिंकिंग है, 1000 के 10,000 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। अब जैसे मैं तुम्हारे को 10 तक सिखा रहा हूँ, तो 10 के बाद क्या नाम नहीं होगा, नाम उसका भी होगा, है ना। जब केमिस्ट्री और बड़ी क्लासेस पढ़ोगे तो उन सब चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक। अभी मैं 10 तक पढ़ा, मेरी बात सुन लो ध्यान से भी। तो सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, बोलना नहीं कोई बच्चा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी चीज़ है वो ब्रांच, जो भी लॉन्गेस्ट चेन के बाहर है, इस ढक्कन के बाहर जो भी ब्लॉक के बाहर है, दैट इज ब्रांच। तो क्या क्या ब्रांच में आ रहा है? एक तो CH3 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल, और एक आ रहा है C2H5, देखो C2H5, इसको हम बोलते हैं इथाइल। बात समझ में आ रही? क्लियर है इतनी बात? पढ़ा है नहीं? खेलता रहता ना, हाँ, और बाद में लियो उसको, नहीं तो फिर खोलेगा, फिर लगाएगा इसके अंदर। तो ये मिथाइल और ये क्या हो गया? इथाइल। अब इसमें भी एक रूल है कि काउंटिंग कहाँ से करनी है, कैसे काउंट होती है। अगर तो ये ऐसी होती, अभी मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला है ना, ध्यान से देखिए, इसमें भी मिथाइल लगा हुआ है, इसमें भी मिथाइल, सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो मेरे को कहाँ से काउंटिंग करनी है? लंबी चेन की।
तो मैं काउंटिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, या मैं इधर से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, कर सकता हूँ ना। भाई लंबी चेन है, गिनना तो है ही, कहीं ना कहीं से तो गिनूंगा। क्यों गिन रहा हूँ? क्योंकि ब्रांचेस लटकी हुई हैं इसके ऊपर, तो उनकी पोजीशन तो बताऊंगा ना, ब्रांच कहाँ लटक रही है। नहीं, वो पोजीशन तो बताऊंगा कि ब्रांच जो हो रही है वो कहाँ पे लटका हुआ, उसका एड्रेस तो दूंगा। तुम सेक्टर में घूम रहे हो, मैंने कहा भाई ये जो है मिश्रा जी हैं हमारे, और मिश्रा जी जो है वो कहाँ रहते हैं, इसका एड्रेस तो बताऊंगा। तो जो भी ब्रांचेज हैं सारे सेक्टर की हम ब्रांचेज हैं। अब मेरा नाम है संदीप सिंह, तो मैं कहूँगा ये कहाँ रहते हैं, वो जी उस 1274 नंबर में रहते हैं सेक्टर 10 में, तो मेरा एड्रेस दिया ना मैंने, है ना। अगर मैं वैसे ही घूम रहा हूँ, रहता हुआ कहीं पे, मुझे क्या पता, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एड्रेस होना जरूरी है, इसीलिए तुम्हारा आधार कार्ड बनाया हुआ है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार कार्ड में UID होती है। ऐसे ही इनकी सबकी UID है। भैया कहाँ पर लटक रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन ये तो है नहीं कि वह मिथाइल लटक रहे हैं, भैया पता कितने लटक रहे हैं, कहाँ पोजीशन पे लटक रहे हैं, ये बताना है। तो उसके लिए तुम्हें नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसे सेक्टर में नंबरिंग हो रही है घरों की, है ना। तभी तो मेरा नंबर, घर का नंबर 1274 है, ठीक। इसमें रूल्स हैं नंबरिंग करने के, इसमें अलग रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं ये चेक करो पहले। इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो मिथाइल ग्रुप मेरा किस पोजीशन पर आ रहा है? एक तो आ रहा है 3rd पोजीशन पे, एक आ रहा है 4th पोजीशन पे, आ रहा है ऐसे आ रहा है ना। इधर से काउंट कर रहा हूँ तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक तो आ रहा है 3rd पे, एक आ रहा है 4th पे। अब उधर से काउंट करो, एक आ रहा है 4 पर, एक आ रहा है 5 पे, आ रहा है। दोनों को ऐड कर दो, ये 7 इसका 9, जो सबसे छोटा नंबर आए वो आपकी पोजीशन सही है, वो नंबरिंग सही है। उसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। जो इनकी पोजीशन होती है, इनकी जो तुमने ब्रांचेस की पोजीशन दी है उनको जोड़ दो। अगर मल्टीपल पोजीशन पर है उनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये चेक करो कि कहाँ से ये नज़दीक, जो कहाँ से कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है जिसका, तो वही मेरी पोजीशन सही है, तो मैं इसको हटा दूंगा, दिस इज रॉन्ग। लोएस्ट सम रूल, तो आपने इसको हटा दिया। अब इसका नाम दूंगा, क्या नाम होगा वो चीज़ समझने की है। क्या नाम होगा जी? ये एक तो मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो ब्रांच जो है वो पहले लिखी जाती है, ब्रांचेस का नाम पहले लिखा जाता है। मेन चेन का नाम जो पेरेंट चेन है वो बाद में लिखा जाता है ना। साउथ में तो नाम भी ऐसे लिखते हैं। साउथ में कैसे लिखते हैं? पहले अपना नाम, फिर अपने पापा का नाम, या उल्टा लिखते हैं? अच्छा, फिर तो तुम्हारा उल्टा प्रोग्राम है, मेरे को पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं। अगर इसमें लिखना है तो पहले बाद में पेरेंट, पहले खुद का नाम। तो पहले खुद का नाम क्या है? जो ब्रांचेस है, ये इनकी पेरेंट चेन है, ये ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस का नाम पहले। तो ब्रांच में क्या आ रहा है? एक तो दोनों सेम है, एक तो पहली बात तो दोनों मिथाइल है, तो एक तो 3rd पे आ रही मिथाइल, एक 4th पे आ रही है, तो 3 4 मिथाइल। लेकिन क्योंकि 2 मिथाइल है तो यहाँ लिखेंगे डाई मीन्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड। डाई को क्या कहते हो? जिसमें 2 ऑक्सीजन, डाई 2। तो 2 3 4 3 पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर क्या आ रहा है? मिथाइल। 3 4 डाई मिथाइल, क्या आ रहा है? डाई मिथाइल। 3 और 4 पोजीशन में क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो दोनों के लिए डाई लिखना पड़ेगा। मान लो 3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। और क्या यहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं, यहाँ नहीं है, सिंगल बॉन्ड है आपका। तो सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन 7 है ना। लंबी चेन कितने की है? 7 की। तो 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, कॉमन नेम मुझे नहीं आता। कॉमन नेम नंबर जैसे 1 2 3 4 एक मिनट बेटा, बोलो ना प्लीज। इसमें जब नंबर ले रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 वाला सर, उसमें अगर हम आगे से लेंगे तो 3 4 आ रहा है, पीछे से भी लेंगे तो 4 3 आ रहा है, तो नंबर 4 3 कहाँ है? इधर से काउंटिंग नंबरिंग इसको थोड़ी गिनेगी, नंबरिंग तो यहाँ से शुरू करेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, उसको थोड़ी उल्टा गिनना है, वो तो फिर एक से ही आएगा। हाँ? नंबरिंग को इधर से गिनना ही होगी, चौथे बार है, तीसरे बार है, ये तो इधर थोड़ी गिनना, यहाँ से काउंट करना शुरू कर, 1 2 3 4, तो ये अब चौथे पे आ रहा है, ये पांचवे पे आ रहा है, तो 9 हो गया, उसमें 3 और 4 हो गए, 7 हो गए, तो जो छोटा है वो काउंटिंग करना। तो दूसरा रूल हमारा क्या आ गया, ब्रांचेस के केस में जो अल्फाबेट, अभी इसको तुम हिंदी में लिख लेना, कैसे भी लिख लेना, समझ लो, दिमाग में घुसा लो, लिखना चाहो कॉपी में लिख लेना अपने आप जाके, मैं इसकी कोई इंग्लिश तुम्हारे को डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, चीज़ को समझ लेना। ब्रांचेस में एक तो लोएस्ट सम रूल लिख लो, वो तो लिख लिया तुमने, लोएस्ट सम रूल क्या होता है, लोएस्ट सम रूल कि सम ऑफ पोजीशंस विद लोएस्ट सम इज कंसिडर्ड, सम, यही तो मैं कह रहा हूँ, सम ऑफ पोजीशंस विद लोएस्ट सम, विद लोएस्ट सम इज कंसिडर्ड, जिसका सम लोएस्ट हो उसको कंसिडर करेंगे, पोजीशंस का सम लोएस्ट हो उसको कंसिडर करेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरा अगला रूल क्या बताया कि अगर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो तो उनका नाम अल्फाबेटिकली देंगे हम, जो पहले अल्फाबेट आएगा उसको पहले, अब जैसे इथाइल के बाद मान लो एक प्रोपाइल भी होता, प्रोपाइल भी होता, प्रोपाइल, प्रोपेन का से बनने वाला प्रोपाइल, मतलब C3H7 ये प्रोपाइल है, CH3 ये मिथाइल है, C2H5 ये इथाइल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, मिथ का मतलब 1 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो ये अल्केन में से एक एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, ठीक है। अब नाम के हिसाब से पहले ई आता है, MNOP, M फिर आता है, फिर P आता है, तो जब नाम दूंगा मैं इसका तो पहले इथाइल का लिखूंगा, पोजीशन इथाइल की, जैसे यहाँ 4th पे थी तो 4 इथाइल, फिर लिखूंगा 3 मिथाइल, फिर लिखूंगा इसकी पोजीशन जो भी होगी, मान लो 7 मिथाइल, 7 प्रोपाइल, और फिर कार्बन, फिर तुम्हारी पेरेंट चेन जो लंबी चेन उसको लिखो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप इसका नेमिंग करते हो, ठीक है। पेरेंट्स का नाम सबसे लास्ट, पेरेंट कौन, जो सबसे लंबा, जो सबसे लंबी चेन होगी वो पेरेंट चेन कहलाएगी। हाँ बेटा आप बता दो क्या नहीं बन रही क्या कह रहे बेटा, चेन की नेम क्या, समझ में नहीं आया, नेमिंग ही तो है, वो क्या करा तो किसी का नाम लिखना है, इसका ये तेरे सामने लिखा हुआ है और तेरे से कहा इसका नाम बता, तो ये लिखना। सर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अरे रुक जा 2 मिनट, पहले एक एक तुमसे अब आगे भाग लेते हो, पहले सीख ले, एक एक रूल बताऊंगा, नहीं जस्ट अभी नहीं अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डबल भी बताऊंगा, ट्रिपल भी बताऊंगा, सब क्या चीज बेटा, कंटेन लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना सर। तो इसमें सर तो सिंगल बॉन्ड तो कोई चेन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में साइड, अभी मैंने तुम्हें बताया था प्रेफरेंस की बात, तो जो डबल बॉन्ड होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिंगल बॉन्ड से, तो जब तुम रिएक्शन करोगे तो डबल बॉन्ड की वजह से रिएक्ट जल्दी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रेफरेंस के हिसाब से, अब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल से भी ज़्यादा रहता है, तो अगर डबल और ट्रिपल है तो प्रेफरेंस किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, डबल को बाद में देंगे, सिंगल को बाद में देंगे उसको, तो ऐसी चेन है, ठीक। पर तुम्हें अभी सिर्फ ये समझ लो कि अगर चेन मान लो ऐसी हो और ये ऐसी हो, ठीक है, CH3 और एक कार्बन, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया CH3, ठीक है, और एक मिथाइल यहाँ लगा दिया CH3 CH2, इसके पूरे चार डंडे होने चाहिए चारों तरफ, CH2 जो कम हो हाइड्रोजन से पूरा करना है,
1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, ये 3। इतनी बात समझ में आती है? अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ले लीजिए, डबल बॉन्ड नहीं है CH3। तो उस लॉन्गेस्ट चेन में ही डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो काउंटिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। भैया काउंटिंग कहाँ से करूँगा? यहाँ से। इसको लॉन्गेस्ट चेन मानूंगा। इस लॉन्गेस्ट के बाद भी 7 होने के बाद भी मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। जिसमें डबल बॉन्ड आएगा उसको ही लॉन्गेस्ट चेन में मुझे कंसिडर करना है। समझ में आ गई बात? अब इसकी नंबरिंग के लिए भी एक रूल है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता हो वहां से काउंटिंग शुरू होगी। अब लोएस्ट सम रूल खत्म इसमें। अगर ब्रांचेस हैं उसके बावजूद भी हम उन ब्रांचेस को नहीं देखेंगे। जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो वहीं से हम उसकी नंबरिंग शुरू कर देंगे। मतलब कि यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ये दूर पड़ रहा है, यहाँ से पास पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, नियर हो। सर यहाँ से लेफ्ट क्यों नहीं है? यहाँ से लेफ्ट क्यों नहीं है? कहाँ से लेफ्ट बेटा? CH3 यहाँ से यूँ? CH3 जो डबल यहाँ बॉन्ड से? है, डबल बॉन्ड उससे लेफ्ट। तो लॉन्गेस्ट नहीं हुई ना? और लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। लॉन्गेस्ट वर्ड थोड़ी हटाया मैंने। चेन तो लंबी ही ढूंढनी है। मैंने बोला डबल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन डबल बॉन्ड। अब ये लंबी चेन ये भी तो हो सकती है 7 की, पर वो नहीं लेनी है हमने क्योंकि डबल नहीं है उसमें। तो डबल है तो डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, डबल बॉन्ड के साथ ढूंढो। अब मैं इधर ढूंढूंगा तो 4 ही हो जाएंगे, इधर ढूंढूंगा तो 6 हो रही है। तो लंबी चेन तो ये होगी ना 6 वाली, 4 वाली थोड़ी। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अगर सिंगल बॉन्ड में दो सिंगल चेन कर रहे हो तो मतलब सिंगल बॉन्ड मेरे को बना के दिखाया, समझ में नहीं आया मुझे। बना के दिखा एक बार। क्या? जैसे यहाँ पे 7 और यहाँ 6 बन गया ना। मान लो ये 7 ही लेगी ना, फिर तो लंबी चेन कौन सी है? अगर उसमें 2 7 बन रहे हो तो कोई सी ले ले, फिर कोई सी ले ले। एक सी बन रही हो, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लो। मान लो यहाँ पर भी ये 5 है ना, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो चाहे ले। अब देखो क्यों कह रहा हूँ ऐसा। अगर मैंने ये वाली ले ली तो ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा, पर अगर मैंने ये वाली ले ली तो ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। इस वाली CH3 इसमें कौन सी वाली? हाँ, डबल बॉन्ड वाला, और दूसरी चेन नीचे वाली चेन ये भी 6 है, ये वाली। तो कोई सी भी ले ले, लंबी चेन होनी चाहिए। अगर बराबर की आ रही, वही मैंने कंसेप्ट यहाँ समझाया, तुमने सुना नहीं ना। इसको भी ले सकते हो लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जैसे ये लटक रहा है मिथाइल ग्रुप, जब तू इसको हटाकर ऐसी ले लेगा तो ये भी तो लटक गया इसके साथ, वो ब्रांच होगी। अगर 2 एक सी ब्रांचेस बन रही है बराबर कार्बन की, तो जो भी बच जाएगी वो वाली ब्रांच होगी। तो वो सेम ही होगी। इधर मोड़ दूंगा इसको तो भी ब्रांच होगी, इधर मोड़ दूंगा, नहीं मोड़ूंगा ये वाली तो ये भी ब्रांच हो जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन डबल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन। अब इसका नाम कैसे दूंगा जी? अभी मैंने इतना वाले ले लेता हूँ ताकि और कंफ्यूजन तुम्हें ना हो, सिर्फ इसलिए। इधर देखो बेटा, नाम कैसे लेंगे इसका? ये CH3। तो पहले ब्रांच का नाम ही आता है हमेशा, पहले ब्रांच का नाम ही आएगा, पेरेंट चेन का बाद में आएगा। डबल बॉन्ड का पेरेंट तो फिर ईन हो जाएगा ना। सिंगल बॉन्ड का पेरेंट कौन होता है? एन। डबल बॉन्ड का पेरेंट कौन होगा? ई। ट्रिपल बॉन्ड का YN है ना। तो मैं पहले ब्रांच के, अब नंबरिंग यहीं से होनी है, उधर से नहीं होनी है। नंबर आप कर चुके हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड पास वहाँ से नंबरिंग, सिंपल सा फॉर्मूला। तो देखो ये पोजीशन क्या है इसकी, एक तो 4 पे आ रही मिथाइल, 4 पे, एक 5 पे आ रही मिथाइल, तो क्या लिखूंगा? 4 5, क्योंकि सेम है, डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों ब्रांच सेम है, तो 4 5 डाई मिथाइल
और ये 6 कार्बन की है, तो इसका नाम लिखूंगा हेक्सीन। ये डबल बॉन्ड आ गया ना, तो 6 कार्बन की डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सर वो सर तो हम उससे तो पहले हाँ, CH3 और CH2 भी तो रहेंगे। कहाँ रह गए? अच्छा ये भी रह गए, सॉरी, ये भी गलती होगी, से गलती होगी भाई, देखा ही नहीं करती तरफ तो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से रहे। तो यहाँ पर आप लिखो पहले 2 इथाइल, ये तो इथाइल ग्रुप है ना, इसी इथाइल, ये तो देखा ही नहीं इसमें। 2 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, फिर 4 5 डाइमिथाइल और हेक्सी। सर एक मिनट ये बताओ सर 4 5 बेटा पोजीशन क्या है? एक मिनट बोलो नहीं। मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है और एक अगला वाला किस पे आ रहा है? 5। तो इसलिए मिथाइल की पोजीशन बता रहा हूँ। मिथाइल कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया? 4 नंबर पाया जाता है, 5 नंबर पाया जाता है ना। और इथाइल कहाँ पाया जाता है? 2 नंबर पाया जाता है, 2 के साथ रखा हुआ। तो पहले नाम 2 इथाइल, डैश लगा लिया करो, बस इसका ध्यान रखना। 2 इथाइल, फिर इथाइल के बाद जो अगले ब्रांच है 4 पे है, एक 5 पे है, डाइमिथाइल, और फिर पेरेंट चेन हेक्सीन। 6 कार्बन की है तो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो ईन। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। 5-7 ही रूल याद रखने हैं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें मजा आएगा करने में से, अगर तुम करोगे ना ढंग से। अगर तुम बंद कर दिया बेटा दरवाजा तो नहीं होगा। हैं? क्यों डाइमिथाइल आना चाहिए?